दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपको पता होना चाहिए कि जो साइबर थ्रेट है वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़ा थ्रेट बन चुका है। एक टाइम था जहाँ पर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को या जितने भी लोग साइबर सिक्योरिटी में काम करते थे उनको ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस मिलता नहीं था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है साइबर जगत में। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो डाला था कि लैपटॉप किस तरह से ले, या उससे भी पहले मैंने डाला था कि मेरा जो A15 लैपटॉप था मैंने थोड़े दिन पहले जो लिया था उसके बारे में जब रिव्यू किया तो कई लोगों ने उस पर कमेंट्स किया जो लैपटॉप स्पेसिफिक था कि वो किस तरह से क्या करें, क्या डालें, क्या कुछ करें उसके ऊपर। तो वो सब तो मैंने आंसर कर दिया, बट एक बहुत ही पेक्यूलियर एक कमेंट आया कि लैपटॉप लेने के बाद उसको किस तरह से सिक्योर किया जाए। और आपको पता ना हो शायद, मैं एक सर्टिफाइड सिक्योरिटी ऑडिटर हूँ सीसा, तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पता है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और ये सब चीज़ें हैं कि मैं बहुत ही सरल चीज़ें बताऊँगा, आपको कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, क्योंकि फ़िलहाल के टाइम पे हम बेसिक सिक्योरिटी सेटअप के बारे में ही बात करते हैं। क्योंकि जब आप लैपटॉप लेंगे तो आपको वो अगर सिक्योरिटी सेटअप्स हैं तो आपको काफ़ी काम आने वाला है। मैं खुद ही कम से कम इसको पिछले 10 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो बेसिक पॉइंट है हम इसके बारे में बात करते हैं एक बाय एक। तो पहला पॉइंट है एंटीवायरस। अब इसके बारे में मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं, हर एक इंसान को पता है और शायद मैक्सिमम लोग होंगे जो एंटीवायरस तो पहला एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पक्का डालेंगे। बट ज़्यादा से ज़्यादा आप ये ध्यान में रखिए कि एंटीवायरस एक रिनोड कंपनी का हो, जिसके बारे में लोगों को पता है और जिसका जो वायरस डेटाबेस है वो कंटिन्यूसली अपडेट होता रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको फ्री का जो एंटीवायरस है अगर मैं रिकमेंड करूँ तो वो तो ऑफकोर्स अवास्ट का होगा ही होगा, और AVG का। हालांकि क्या है कि जब ये अपना एंटीवायरस प्रोग्राम देते हैं तो उसमें सिर्फ एक एंटीवायरस और बेसिक सेटअप ही होता है जो सफिशिएंट होता है। बट मेरे हिसाब से अगर आप हो सके तो टोटल सिक्योरिटी, जहाँ पर आपको और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, फायरवॉल सेटिंग्स मिलती है जहाँ पर आप कर सकते हैं, आपको स्पाईवेयर प्रोटेक्शन, मैलवेयर प्रोटेक्शन, आपका जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उसके पीछे जो प्रोटेक्शन है, कुछ प्लगइन्स आते हैं जो आप अपने ब्राउज़र में डाल सकते हैं जैसे गूगल क्रोम या फिर फायरफॉक्स में इत्यादि। तो उसके लिए मैं आपको पक्का रिकमेंड करूँगा कि अगर टोटल सिक्योरिटी सेटअप आपने लिया तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसके लिए मैं आपको जैसे बिट डिफेंडर हो गया या कैस्पेरस्की हो गया, इसके जो एंटीवायरस है वो मैं हाईली रेकमेंड करता हूं, क्योंकि इनका जो वायरस डेटाबेस है वो काफ़ी एफिशिएंटली और बहुत ही जल्दी अपडेट होता है। अगर आपके इसके लाइसेंसेस लेना चाहते हैं तो मैंने इसके लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उधर से जाके क्लिक करके बाय कर सकते हैं। अगला पॉइंट बात करते हैं कि जो भी आपके एप्लीकेशंस इंस्टॉल हुए हैं अभी तक या फिर पहले जो प्री इंस्टॉल्ड आए थे, उसके साथ साथ जो आपके हार्डवेयर्स हैं, उसके जो ड्राइवर्स हैं वो अपडेटेड हैं कि नहीं, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। वो इसलिए कि जितने भी अटैकर्स हैं जिन्होंने आज तक जितने भी रिसेंटली एक्सप्लॉइट किया हो और जो भी लूप होल्स उन्होंने देखे होंगे आपके एप्लीकेशंस या फिर हार्डवेयर ड्राइवर्स में, उसके थ्रू वो आपके कंप्यूटर में घुस सकते हैं और आपका अटैक होना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो टाइम बाय टाइम ऐसे लूप होल्स के बारे में जब जानते हैं तो इमीडिएटली एक नया अपडेट लेके आते हैं अपने एप्लीकेशंस या फिर ड्राइवर सॉफ्टवेयर पे, जो अगर आप जल्दी से पैच या फिर इंस्टॉल कर देंगे अपने लैपटॉप पे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो कल को सोच लीजिए वो अटैकर आपके कंप्यूटर पे घुसने की कोशिश करेगा, तो क्योंकि आपका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस है उसके अंदर, तो उसकी वजह से वो घुस नहीं पाएगा और आपका लैपटॉप सेफ रहेगा। अगली बात करते हैं एडिशनल अकाउंट्स। अभी क्या है कि आपका लैपटॉप शायद सिर्फ आप ही यूज़ नहीं करते होंगे, आपके एक फैमिली में काफ़ी सारे मेंबर्स होंगे जो यूज़ करते होंगे, या फिर आप अपना लैपटॉप अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स या अपने भाई बंधुओं को देते होंगे यूज़ करने के लिए। अभी क्या है कि मेजरली लोग क्या करते हैं कि जो एक सिंगल अकाउंट बना होता है जिसके साथ आपने लॉगिन किया है वही आप किसी को दे देते हैं और वो यूज़ कर सकते हैं, तो आपको पता नहीं कि वो क्या क्या उसके साथ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके फैमिली मेम्बर्स सचमुच वो ही अटैकर्स हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि अगर उनको कोई सही तरह नॉलेज नहीं है तो वो किसी गलत साइट में जा सकते हैं या फिर गलत लिंक्स क्लिक कर सकते हैं, या फिर उनको जब ईमेल आती है और उसके अंदर फिशिंग अटैक्स होते हैं तो उसके वो प्रोबेबल विक्टिम हो सकते हैं। तो इसकी वजह से मैं आपको कहता हूं कि शुरुआत में क्या कीजिए, आप एक गेस्ट अकाउंट को रखिए और उस गेस्ट अकाउंट को अपने अकाउंट से बिल्कुल अलग अलग रखिए। गेस्ट अकाउंट से क्या होगा कि आप काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ऐसे कुछ एप्लीकेशंस हैं या फिर ऐसी कुछ फाइल्स हैं आप चाहते हैं कि वो लोग अलग एक्सेस ना करें जो भी आपका लैपटॉप शेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए आप एक पक्का से पक्का एक गेस्ट अकाउंट बनाइए। या फिर आपके घर पे कोई चाइल्ड है और आप चाहते हैं कि उनके पास ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो, या फिर आपके जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर ब्राउज़र है या फिर कोई गेम्स हैं वो कुछ सीमित टाइम तक ही चले, या फिर उनको कुछ
लिमिटेड रिसोर्सेज मिले एक स्पेसिफिक टाइम के बीच में, आप वो भी चाइल्ड अकाउंट से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अगली बात करते हैं कि DNS के बारे में। अब देखिए, जब भी आपका लैपटॉप आता है तो उसके अंदर अब प्लग एंड प्ले है, अपना इंटरनेट लगाइए या फिर अपना जो वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, तो बस दैट्स इट, आप आराम से बैठेंगे, सब सही है। हालांकि ये ठीक ठाक सेटिंग है, मगर मैं आपको एक थोड़ा से और टिप्स देना चाहता हूँ DNS के बारे में। तो अगर आपको पता हो तो 2 ऐसी साइट्स हैं जो मैं जानता हूँ, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, वो है OpenDNS और Google DNS। अब क्या होता है कि जब आपका ISP है, आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसकी तरफ से आपका जो इंटरनेट आ रहा है और आप अपना जो इंटरनेट का जो नेटवर्क सेटिंग्स है, आपने वो डिफ़ॉल्ट IP या फिर डिफ़ॉल्ट DNS सर्वर पे रखा हुआ है, जहाँ पर ऑटोमेटिकली ये सब असाइन हो जाता है। तो उसमें क्या है कि जो भी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको जो भी साइट्स दे रहा है या जो भी सर्विसेज दे रहा है, तो उनका जो फ़िल्टर है वही काम आएगा। फॉर इंस्टेंस, अगर उनके डेटाबेस में या फिर उनके जो सेटिंग्स हैं उसमें कुछ ऐसी साइट्स हैं जो सचमुच ब्लॉक होनी चाहिए, तो वो शायद ना हो। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर आप अपने DNS को OpenDNS या फिर Google DNS के जो एड्रेसेस आते हैं, आप उस पर अपने सेट कर देंगे, तो फिर आपको काफ़ी आसानी पड़ेगी बहुत सारे अटैक्स से बचने के लिए। क्योंकि OpenDNS और Google DNS के जो वेबसाइट के जो डेटाबेस हैं कि क्या ब्लॉक होना चाहिए, कौन से पोर्ट्स ब्लॉक होने चाहिए, या फिर ऐसे क्या ट्रैफिक है जो सचमुच ब्लॉक होने चाहिए, बिकॉज कई लोगों ने उनको रिपोर्ट किया होता है, तो उनका डेटाबेस काफ़ी अच्छा होता है। अब बात आती है फाइल्स के बारे में। अब ये कई लोग हैं जो बहुत ही अननोइंगली ये सब करते ही हैं, और मैंने भी कभी ना कभी किया होता है। जैसे आप सोच लीजिए किसी इंपॉर्टेंट फाइल पे काम कर रहे हैं, तो आप करेंगे क्या, मेजरली क्या है कि जल्दी से उसको कहीं सेव कर देंगे। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, नहीं तो अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं या फिर अपने C ड्राइव पे सेव कर लेते हैं, या फिर सोच लीजिए आपका जो लैपटॉप है वो एक ही ड्राइव से आता है और उसी ड्राइव में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है। तो क्या होगा कि कल को सोच लीजिए कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हो जाता है करप्ट, आपने उसके ऊपर सिस्टम रिस्टोर मारा, आपने काफ़ी कोशिश की उसको रिस्टोर करने के लिए, मगर वो हो नहीं पाया, या फिर बहुत बड़ा कुछ वायरस आ गया जिसकी वजह से सारा सिस्टम आपका ब्लॉक हो चुका है। तो सबसे बड़ा काम क्या करेंगे, आप सिस्टम को रीफॉर्मेट करेंगे। रीफॉर्मेट करने के बाद आप उसमें एक नया OS डाल देंगे या फिर उसको रीइंस्टॉल करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, फॉर्मेट करने की वजह से आपके फाइल्स डिलीट हो जाएंगे, चले जाएंगे, आपको दिखाई नहीं देंगे, तो वो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, अगर आपके लैपटॉप में एक ऐसा डिस्क है जिसमें पार्टीशन हो सकता है, तो आप उसको पार्टीशन कीजिए किसी एक और ड्राइव में। तो कल को क्या होगा कि जितनी भी आपकी फाइल्स हैं वो दूसरे ड्राइव में स्टोर कीजिए, और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस ड्राइव पे चल रहा है, अगर वो कल को करप्ट भी हो जाएगा, तो आपको सिर्फ उसी ड्राइव को करना पड़ेगा फॉर्मेट। दूसरा तरीका ये है कि आप जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं और क्रिटिकल फाइल्स हैं जिसको आपको हर जगह पे एक्सेस करना होता है, तो आप उसको क्लाउड में डालिए। अब क्लाउड मतलब ये मानिए कि गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, या फिर बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स, ऐसे बहुत सारे सर्विसेज हैं जो आपको लगभग माने कि 5 GB 10 GB तक ऐसा डेटा दे देते हैं। तो आप उसमें डालिए फाइल, और उसका बेनिफिट ये है कि कल को आप कहीं और जा रहे हैं और आपको वो फाइल उधर से एक्सेस करनी है, तो आप किसी भी सिस्टम पे वो कर सकते हैं। तो डेटा प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहा, ये आपका जो अवेलेबिलिटी है, माने कि आपका डेटा आपके पास रहे और कहीं जाके माने कि ये लॉस ना हो, उसके लिए काफ़ी काम आएगा। और आखिरी बात करते हैं प्राइवेसी की। प्राइवेसी एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, और शायद मैं इसके ऊपर बहुत सारे आगे वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि प्राइवेसी एक ऐसी चीज़ है जो बिक रही है बहुत सस्ते में। आपकी जो आइडेंटिटी है, आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आप कहाँ जाते हैं, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, और आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आप कौन सा ऐड देखते हैं, तो ये सब जो ट्रैकिंग होती है, इससे क्या होगा, आपका प्राइवेसी पे डायरेक्टली अटैक होता है। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लगा हो ये टॉपिक, और आपको लगे कि हाँ, ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपको काफ़ी ज्ञान मिला है और ये काफ़ी बेनिफिशियल है, तो इस वीडियो को पक्का शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए। बिकॉज़ ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये सिर्फ आपके काम नहीं आएगी, बट ये सब लोगों के काम आएगी जिनको ये चीज़ें पता चलती हैं। तो पक्का उधर आपको शेयर का बटन मिलेगा, आप उसको पक्का आगे बढ़ाइए। तो चलिए सिस्टम पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। देखते हैं कि गेस्ट अकाउंट कैसे बनाएंगे। आप अपनी यूज़र टाइप कीजिए इधर। इसके बाद स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने अपने बेटे का आईडी ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, चाइल्ड अकाउंट है, और उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं मैनेज फैमिली सेटिंग्स ऑनलाइन से। हालांकि इसमें अगर आपको एक गेस्ट अकाउंट क्रिएट करना है तो आप इधर से क्लिक कीजिए
और आप उनका जो माइक्रोसॉफ्ट का आईडी है वो डाल के कर सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का आईडी नहीं है तभी भी चलेगा। तो आप जैसे देख सकते हैं कि आई डोंट हैव दिस पर्सनस साइन इन इन्फॉर्मेशन, तो आप वो सब इन्फॉर्मेशन आप डाल के इसका एक सेकेंडरी अकाउंट बना सकते हैं। चलिए DNS के बारे में देखते हैं। तो मैंने जो दो आपको DNS बताए वो है एक ओपन DNS, और जब आप खोलने के बाद इधर देखिएगा कि आपके पास आएगा यूज़ ओपन DNS। आप इसे क्लिक कीजिए, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए और आपको इधर विंडोज़ 10 के लिए 2 DNS सर्वर्स मिल जाएंगे। सिमिलरली आप गूगल DNS में भी जा सकते हैं और उसकी मेन वेबसाइट पे ही आपको 2 IP नॉट IP बट DNS सर्वर के एड्रेस मिल जाएंगे। तो आप देखते हैं कि ये आप DNS कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाइए सेटिंग्स पे, सेटिंग्स में जाने के बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट, उसके बाद आप आइए नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, फिर क्लिक कीजिए चेंज अडेप्टर सेटिंग्स पे। उसके बाद जो भी आपका एक्टिव कनेक्शन है आप उधर से राइट क्लिक कीजिए और जाइए प्रॉपर्टीज़ में। और याद रखिएगा ये सब स्टेप करने के लिए आप एडमिनिस्ट्रेटर होने चाहिए सिस्टम पे। अगर आप कोई गेस्ट अकाउंट से कर रहे हैं तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, आप इस पर क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाइए और पहले क्या होगा, इधर ऑब्टेन DNS सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली पे ही सिलेक्टेड होगा, आप उसको कीजिए यूज़ फॉलोइंग DNS। उसके बाद जैसे मैं प्रेफर करता हूँ गूगल का DNS, तो मैं इधर जो ये 2 नंबर्स हैं वो उधर टाइप इन कर देता हूँ। तो पहले आएगा 8888, सॉरी आपको डॉट भी डालना पड़ेगा, 8.8.8.8, और दूसरा आएगा 8.8.4.4। ओके, आप कंफर्म कीजिए एक बार देख के कि ये सही है कि नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप उसके बाद ओके कर दीजिए और क्लोज। चलिए अब बात करते हैं प्राइवेसी सेटिंग्स के बारे में। तो फिर आप स्टार्ट मेन्यू में जाके प्राइवेसी सेलेक्ट कीजिए, आपको बस प्राइवेसी टाइप करना है, प्राइवेसी सेटिंग्स आ जाएगा। और सबसे पहले आप जाएंगे जनरल में। आप जनरल में देखेंगे कुछ आपकी इधर ट्रैकिंग मैकेनिज़्म है, जैसे एडवर्टाइजिंग ID है, तो आप इसको कृपया करके सब कुछ ऑफ़ कीजिए। उसके बाद चलते हैं लोकेशंस पे। इधर आप लोकेशंस पे अगर क्लिक करेंगे तो इधर देखेंगे लोकेशन फॉर द डिवाइस इज़ ऑन, तो आप इधर से चेंज कीजिए इसको ऑफ पे। दूसरी बात आप देख सकते हैं कि बाकी सब चीज़ देख लीजिए कि जो भी है डिफ़ॉल्ट, और आपको अपना लोकेशन हिस्ट्री क्लियर करना है तो आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है अदर डिवाइसेस में जाके। वो आपके पास कई सारे अनपेयर डिवाइसेस होते हैं और वो बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल रहता है। मैंने तो इसको ऑफ़ कर दिया। मैं चाहता हूँ कि जो अनपेयर डिवाइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट ना करें, मेरे को पेयरिंग की रिक्वेस्ट आए। जैसे ब्लूटूथ के आपके डिवाइसेस हैं तो पेयर होने चाहिए, तभी मैं उसको अलाउ करूँगा मेरे PC से। तो हम बात करेंगे एक और फीचर के बारे में, वो है आपकी एक्टिविटी हिस्ट्री। आप के जो भी हिस्ट्रीज़ हैं, जो भी आप अपने इधर एक्टिविटी करते हैं अपने डिवाइस पे, तो वो स्टोर हो जाते हैं। और वो आपकी हिस्ट्री, अगर कोई भी वल्नरेबिलिटी आती है, कोई भी आपके जो कुकीज़ होते हैं, जो वायरस आ गए, कोई मैलवेयर आ गया, अगर वो एक्टिविटीज़ को अगर वो स्निफ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो वो उस एक्टिविटी से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और ये एक्टिविटीज़ एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट की को भी जाते हैं, तो फिर आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। सचमुच बताऊं, ये माइक्रोसॉफ्ट को शेयर करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो आप सबसे पहले जाके इसको डिसेबल कर दीजिए। उसके बाद आपका जो मेन प्राइमरी लॉगिन आईडी है, जो मैंने एक्चुअली इधर से छुपा के रखा हुआ है, वो मेरा ईमेल एड्रेस है, तो आप उसको भी इधर से ऑफ़ कर दीजिए। और आखिरी में बात करते हैं कोर्टाना। अब आपने देखा होगा कि जब भी आप कुछ बिल्कुल नया आपका जब विंडोज़ इंस्टॉल होता है, तो आपके पास इधर ही नीचे टास्क बार में एक सर्च बार होता है, और उधर एक लड़की की आवाज़ वाला एक बटन भी होता है। जैसे सोच लीजिए सैमसंग में बिक्सबी है, एप्पल में सीरी है, गूगल में गूगल असिस्ट है, तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट में भी एक कोर्टाना करके एक एप्लीकेशन है जो आपका एक वॉइस असिस्टेंस भी होता है, आपके लिए सर्च भी करता है। तो वो भी आप डिसेबल कर दीजिए, बिकॉज़ वो अगेन प्राइवेसी इश्यूज़ हो सकते हैं। कल को अगर सोच लीजिए किसी ने भी कोर्टाना का जो एप्लीकेशन है वो हैक कर लिया, तो वो उससे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कोर्टाना डालिए, इधर देखिए मैनेज व्हाट कोर्टाना कैन डू, और इधर क्लिक कीजिए आप मैनेज इन्फॉर्मेशन
Cortana can access from this device। आप इस पर क्लिक कीजिए तो फिर इसके अंदर जितने भी आपके इनेबल्ड सर्विसेज हैं आप उसको डिसेबल कर दीजिए। राइट, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक तो बनता ही है, और मेरा चैनल पक्का सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स हिंदी में आपके लिए लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग और जय हिंद।